हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की बुक दिल्ली पुलिस जीएस को पढ़ रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर इतिहास है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं और आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे आज उसको हम लोग देखेंगे। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राजा जयसिंह, राणा कुंभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ राजस्थान के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व राजपूत राजा मान सिंह ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो राजा मान सिंह थे और इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1500, 1556, 1600, 1825। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को उत्तर भारत के हिंदू शासक जो कि सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य थे, उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति बैरम खान था। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खान था। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। दीन इलाही नया धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। दीन इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म वर्ष 1582 में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। दीन इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अकबर का विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था। अकबर का जो विचार था वो हिंदू और इस्लाम धर्म को आपस में जोड़ना था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था। जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? बीरबल। अकबर का शासनकाल वर्ष 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर का शासनकाल कितने वर्ष तक था? 1556 से 1605 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है? ऑप्शन है ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला, पंचमहल। तो सही आंसर हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल जो कि शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। पंचमहल को किसने बनवाया था? अकबर ने। और यह किस धर्म को प्रेरित थी? बौद्ध धर्म को। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। जो पंचमहल है इसका निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से पंचमहल का उपयोग करता था। जो पंचमहल है उसका उपयोग अकबर किस कार्य के लिए करता था? विश्राम करने के लिए और मनोरंजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। दूसरा ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तीसरा ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। चौथा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, शाहजहां का के बाद औरंगजेब। भारत में मुगल शासकों के कालक्रम का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी
रखा था? तो ऑप्शन है इसका टका, रुपया, टाका, मोहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया। शेरशाह ने जो चांदी के सिक्के शुरू किए थे उसको मुगल लोग भी किस रुपए में जारी रखा था? रुपया के रूप में जारी रखा था। भारत में चांदी का रुपया पहली बार 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था। भारत में चांदी का रुपया पहली बार किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में। इस एक सिक्के का वजन 178 ग्रेन था। शेरशाह सूरी ने एक रुपया को 40 तांबे के टुकड़ों या पैसों में भी विभाजित किया। आगे चलकर मुगलों ने भी चांदी के सिक्के को रुपए के रूप में जारी रखा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इबादत खाना कहाँ स्थित है? इबादत खाना कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा करोल बाग, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, दीनपना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना पूजा का स्थान 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने के लिए बनवाया गया था, ताकि विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं व नेताओं की धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। जो इबादत खाना है वो एक पूजा स्थान है जो कि 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। और इसका बनवाने का मेन कारण था जो भी अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के जो आध्यात्मिक नेताएं हैं उनको एकत्रित करने के लिए बनवाया गया था, ताकि विभिन्न धर्मों और धार्मिक गुरुओं के जो नेता लोग हैं वो यहाँ पे आए और धार्मिक शिक्षा पर चर्चा की जा सके। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन है चांद बीबी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, रूपमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांद बीबी। चांद बीबी ने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चांद बीबी ने चांद सुल्तान तथा चांद खातून नामक नामों से भी जाना जाता है। चांद बीबी को चांद सुल्तान, चांद खातून के नाम से भी जाना जाता है। इसने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में शासन किया है। जो चांद बीबी हैं उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में शासन किया है। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। जो चांद बीबी हैं और जो अकबर की सेना थी वो अहमदनगर की रक्षा के लिए चांद बीबी सबसे ज़्यादा जाना जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? ऑप्शन है 1705, 1706, 1707, 1708। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1707। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण पर्सिया के नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद पर्सिया के नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करने आए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का साम्राज्य कमजोर पड़ गया और एक भी उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं सका। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो औरंगजेब का साम्राज्य है वो कमजोर पड़ गया और उसका जो एक भी उत्तराधिकारी वो साम्राज्य को संभाल नहीं सका। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर ने 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। बहादुर शाह जफर है उसने 1837 से 1857 तक 20 वर्ष तक शासन किया।
वर्ष 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से हार के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। जो बहादुर शाह जफर है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, उन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था और अंग्रेजों से हार गए और अंग्रेजों से हारने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं का जो मकबरा बना था वहां से गिरफ्तार किया गया था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में हुई थी। बहादुर शाह की मृत्यु जो है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी में कहाँ हुई थी? रंगून में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, इस्माइली शाह, आदिल शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। जो दिल्ली का प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? शेरशाह। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि शेरशाह का अन्य नाम क्या था? फरीद। वर्ष 1539 में फरीद खान ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया। 1539 में फरीद खान या शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और उसके बाद इसने सम्राट के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की। चौसा की लड़ाई के बाद जो फरीद हैं उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि इसने तलवार के एक वार से बाघ को मार डाला था। जो बहार खान लोहानी हैं उन्होंने फरीद को शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया था क्योंकि जो शेर खान है उन्होंने तलवार के एक ही वार से बाघ को मार डाला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? ऑप्शन है शालीमार बाग, लाल किला दिल्ली, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है शेरशाह द्वारा नहीं बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया है? बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में 1602 ईस्वी में बनवाया था। बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया है? अकबर ने। गुजरात की विजय प्राप्त करने के बाद 1602 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम भव्यता का द्वार या गौरव का द्वार है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? भव्यता का द्वार और गौरव का द्वार। इसके अलावा अन्य इमारतें लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग के साथ साथ मोती मस्जिद, हस्तसाल में मिनी कुतुब मीनार का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने किस किस इमारतों का निर्माण करवाया था? लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग और इसके साथ साथ मोती मस्जिद, हस्तसाल में मिनी कुतुब मीनार का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है ध्रुपद, ठुमरी, राग, ख्याल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुपद। जो प्रसिद्ध गायक तानसेन है वो किस शैली से संबंध रखते हैं? ध्रुपद शैली से। तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर और कर्मभूमि रीवा रही। तो तानसेन की जन्मभूमि कहाँ पे है? ग्वालियर में और इनकी कर्मभूमि रीवा में। आज यह गुजरी महल संग्रहालय के रूप में है जिसमें संगीत की गौरवशाली परंपरा का शिलालेख मौजूद है। तानसेन एक महान संगीतकार थे। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने ही तानसेन को मियाँ का शीर्षक दिया था। जो तानसेन है वो एक महान संगीतकार थे और मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर ने ही तानसेन को मियाँ का शीर्षक दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी? ऑप्शन है गिरिया, मुरादाबाद, बक्सर, मुर्शिदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद। जो मुर्शिद कुली हैं वो खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिए और अपनी राजधानी ढाका से कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया
और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। मुर्शिद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। जो मुर्शिद कुली है वो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुर्शिद कुली खान की नियुक्ति बंगाल के सूबेदार पद पर 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा की गई थी। जो मुर्शिद कुली की नियुक्ति बंगाल में सूबेदार के पद पर किसके द्वारा की गई थी? फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद स्थित कटरा मस्जिद का निर्माण किया था। जो मुर्शिद कुली खान है उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण किया था जो कि मुर्शिदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? ऑप्शन है करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, दुर्गा पूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश चतुर्थी। शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? सही आंसर हो जाएगा गणेश चतुर्थी। मान्यता है कि छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश चतुर्थी गणेशोत्सव का सार्वजनिक पौधरोपण किया था। जो गणेश चतुर्थी है इसको सार्वजनिक रूप से बनाया था किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? ऑप्शन है सूरत, पूना, बिठूर, नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिठूर। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? बिठूर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1816 से 1819 के बाद पेशवा जो बाजीराव हैं द्वितीय उनको पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई। इस युद्ध के बाद पेशवा शासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है इस युद्ध के बाद जो पेशवा शासक का औपचारिक रूप से अंत हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? ऑप्शन है जकात, सरदेशमुखी, दहसाला, बाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदेशमुखी। शिवाजी के शासन में कौन सा कर वसूला जाता था? सरदेशमुखी। सरदेशमुखी कर उस भूमि पर 9 से 10% का कर होता था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था। सरदेशमुखी एक ऐसा कर था जो कि 9 से 10% कर होता था और उस भूमि पर होता था जिस भूमि पर मराठों ने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था। शिवाजी के शासनकाल में चौथ नामक कर भी लिया जाता था जो भू राजस्व का 1/4 होता था। यह मराठों के छापों से बचने के लिए दिया जाता था। शिवाजी के शासनकाल में एक चौथ नामक कर होता था जो भूमि राजस्व का 1/4 होता था और यह मराठों के छापों से बचने के लिए यह कर दिया जाता था। काठी नामक मापने वाली छड़ का उपयोग करके भूमि को मापा जाता था। काठी नामक एक मापने की छड़ी होती थी इसका उपयोग भूमि नापने के लिए किया जाता था। छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? छत्रपति शिवाजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने
छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, आदिल शाह, मान सिंह, जय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह। जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। इस युद्ध में राजा जय सिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया था। औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी महाराज से युद्ध लड़ने के लिए भेजा था और जो जय सिंह हैं उन्होंने छत्रपति शिवाजी को पराजित कर दिया, जिसके तदुपरांत शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि 1665 करनी पड़ी। जब शिवाजी हार गए तो उन्होंने पुरंदर की संधि कर ली। और कौन से सन में की? 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? ऑप्शन है प्रतापगढ़, रायगढ़, पन्हाला, शिवनेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनेरी। शिवनेरी किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। राज्याभिषेक होने के पश्चात ही इनको छत्रपति की उपाधि से सुशोभित किया गया था। जब इनका राज्याभिषेक हो गया उसके पश्चात ही इनको छत्रपति की उपाधि से सुशोभित कर दिया गया। शिवाजी की मृत्यु वर्ष 1680 ईस्वी में हो गई। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता को खो दी थी? ऑप्शन है 1761, 1762, 1763, 1764। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1761। जो मराठा शासन है वो किस वर्ष अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ तथा अफगानी सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठा सेना की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? सदाशिव भाऊ ने। और अफगानी सेना की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना की हार हुई थी। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें किस सेना की हार हुई थी? मराठा सेना की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बालाजी विश्वनाथ इनको प्रथम पेशवा की उपाधि से सम्मानित किया था। जो बालाजी विश्वनाथ हैं उन्होंने नाना साहब को प्रथम पेशवा की उपाधि से सम्मानित किया था। बाजीराव इनको पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। पेशवा बाजीराव प्रथम छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा नियुक्त हुए थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वर्ष 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे ने कानपुर में सेना का नेतृत्व किया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तात्या टोपे ने। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया है? तो ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। जो अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है वो किसके द्वारा पूरा किया गया है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने
रखी थी। जो अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव किसने रखी थी? चौथे गुरु उनके रामदास जी ने रखी थी। सिखों के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव ने 1588 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया था। नींव रखा था उनके चौथे गुरु श्री रामदास जी ने, और जो पूरा करवाया था इनके पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव ने। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। इसे ही हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है वो सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है, और इस मंदिर को, स्वर्ण मंदिर को, श्री हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, कदम्बा लिपि, शारदा लिपि, मोदी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई, अर्थात गुरुओं के मुख से निकली वाणी। जो गुरुमुखी लिपि है उसका अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई, या फिर गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी को गुरुमुखी कहा जाता है। इस लिपि में 3 स्वर और 32 व्यंजन है। जो गुरुमुखी लिपि है उसमें 3 स्वर और 32 व्यंजन है। इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव द्वारा की गई थी। जो गुरुमुखी लिपि है उसकी शुरुआत गुरु अंगद देव द्वारा की गई थी। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला में प्रायः संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं, लेकिन इनमें अनेक संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन है हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिख। जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? वो सिख धर्म का। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने किया था। जो गुरु ग्रंथ साहिब धर्म ग्रंथ है इसका संपादन किसने किया था? उनके 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व 1604 ईस्वी को हरमंदिर साहिब अमृतसर में मनाया गया था। जो गुरु ग्रंथ साहिब का पहला पर्व है वो 1604 ईस्वी में हरमंदिर साहिब मंदिर अमृतसर में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी में की थी? ऑप्शन है 12वीं, 13वीं, 15वीं, 18वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? 15वीं शताब्दी में। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक देव जी के अनुयायी सिख कहलाए। जो गुरु नानक देव जी के जो भी अनुयायी थे वो क्या कहलाए? सिख कहलाए। गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। और जो गुरु का लंगर नामक जो निःशुल्क सहभागी भोजनालय है इसकी स्थापना किसने किया है? गुरु नानक देव जी ने, जिसे गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया। और इस लंगर को गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन है 1697, 1699, 1701, 1705। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1699। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह बैसाखी का दिन था। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा पंथ की स्थापना की, और फिर 5 प्यारों के हाथों से खुद भी अमृत पान किया। जो खालसा पंथ की जब स्थापना हुई थी तो बैसाखी के दिन हुई थी, और उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाया और खालसा पंथ की स्थापना की, और फिर जो 5 प्यारे थे उनके हाथों से भी खुद को अमृत पान करवाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह,
सुभान कुली कुतुब शाह, जमशेद कुली कुतुब शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर बसाया था। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसाया था। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में हुई थी। जो हैदराबाद राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1724 ईस्वी में। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? जो आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। आदिल शाह का मकबरा अर्थात गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में है। यह मकबरा आदिल शाही वंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और उनके कुछ परिवार वालों का है। जो आदिल शाह का मकबरा है अर्थात उसको गोल गुंबज भी बोल सकते हैं, वो कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। और यह जो मकबरा है वो आदिल शाही वंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और उनके कुछ परिवार वालों का यह मकबरा है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने किया था। जो आदिल शाह का मकबरा है इसका निर्माण किसने किया था? दाबुल के याकूत ने किया था। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शैली पर आधारित है। जो आदिल शाह का मकबरा है यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शैली पर आधारित है। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया और आदिल शाही वंश का अंत हो गया। आदिल शाही वंश का अंत कब हुआ? 1686 ईस्वी में, जब औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन है, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? जो जैन उल आबदीन है वो किस साम्राज्य का सुल्तान था? ऑप्शन है मालवा, गुजरात, कश्मीर, बंगाल। तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। जैन उल आबदीन 1420 से 1470 ईस्वी कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। जो जैन उल आबदीन है वो कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव तथा अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जैन उल आबदीन को सभी धर्मों के अच्छे कार्यों के कारण ही उसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसने अपने शासन के दौरान हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। जो जैन उल आबदीन है उसने अपने शासन काल के दौरान हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। जैन उल आबदीन ने अपने राज्य में जजिया कर हटाया और गाय का वध निषिद्ध कर दिया। जो जैन उल आबदीन है उन्होंने अपने राज्य में जजिया कर हटा दिया और गाय का वध निषिद्ध कर दिया। जैन उल आबदीन कुतुब नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। जो जैन उल आबदीन है वो कुतुब नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? ऑप्शन है मालवा, जौनपुर, गुजरात, कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर। जो मध्य युग काल के जो सरकी राजा थे उन्होंने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? जौनपुर पे। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरकी राजवंश के शासक इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पर उतरा? तो ऑप्शन हो जाएगा कन्नूर, कोचीन, कालीकट, कोलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीकट। कालीकट में वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम उतरा था। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम मई 1498 ईस्वी में केरल के कोझिकोड जिले के
कालीकट तट पर पहुंचा था। भारत पहुंचने पर कालीकट के तात्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वर्ष 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। वास्को डी गामा जो है वो दूसरी बार भारत कब आया? 1502 ईस्वी में, और जो कोच्चि के राजा थे उनसे व्यापार करने का समझौता किया। वर्ष 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा। पहले उसे कोच्चि में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में वर्ष 1538 में उसकी पुनः कब्र खोदी गई। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया, और जो वास्को डी गामा को पहले कोच्चि में ही दफनाया गया था और उसके बाद 1538 ईस्वी में उसकी फिर से कब्र खोदी गई और जो भी उसके अवशेष थे उसको पुर्तगाल वापस ले जाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? ऑप्शन है फ्रेंच, स्पेनिश, डच, पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। जो पुर्तगाली विदेशी शक्ति है उसने काली मिर्च को व्यापारी शाही एकाधिकार बना दिया। पुर्तगालियों ने भारत में काली मिर्च के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित किया था। उन्होंने काली मिर्च के व्यापार में काफ़ी मुनाफा कमाया था। जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो भारत में काली मिर्च का जो व्यापार होता था उस पर अपना अधिकार बना लिया था, और उनको जो पुर्तगाली लोग थे उनको काली मिर्च के व्यापार में काफ़ी मुनाफा होता था। काली मिर्च के व्यापार में मुनाफा कमाने और पुर्तगालियों के भारत आने के बाद भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक नया युग शुरू हुआ था। जो काली मिर्च का जब व्यापार मुनाफा कमाने लगे तो पुर्तगाली भारत आने के बाद भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक नया युग शुरू हो गया। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कालीकट में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? कालीकट में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा कारखाना कन्नूर में स्थापित किया था। जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने अपना पहला कारखाना कालीकट में स्थापित किया था और दूसरा कारखाना कन्नूर में। ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? भारत में समुद्री व्यापार स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।